नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। आप सब लोग अनुसंधान एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, कम्युनिकेशन की यूनिट को मैंने पूरी तरह से पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस कर लिया। इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैंने खत्म किया और इस यूनिट के क्रम में 15 वर्षों के क्वेश्चन के डिस्कशन के सीक्वेंस में ये वीडियो आज मैं अपलोड करने जा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस, लगभग 100 क्वेश्चंस इससे पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं और उसी क्रम में आज 100 यानी 101 के ऊपर आज डिस्कस करूंगा। जो इधर कुछ पिछले वर्ष लगातार हाल ही में आए क्वेश्चंस थे, वो ये क्वेश्चंस है। अतः इन क्वेश्चंस को बहुत महत्व देना होगा, इनको बड़े इंपॉर्टेंस के साथ देखना होगा, क्योंकि इन क्वेश्चन से हमें आइडिया मिलेगा कि आने वाले क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं। तो चलते हैं, डिस्कस करते हैं। स्क्रीन को शेयर करते हुए आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस को देखना शुरू करिए। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 100 है, जो कि दिसंबर सन 2018 में पूछा गया था। तो दिसंबर 2018 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। संकेत को द्वितीयक उत्पाद माना जाता है। साइंस आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्ट्स ऑफ, दैट इज ए, संदेश का, बी, माध्यम या माध्यम निर्माण का, चैनलाइजेशन, सी, अर्थ की सटीकता की, सेमेंटिक एक्यूरेसी, डी है सूचना और मनोरंजन का, इंफोटेनमेंट। सो मैं आशा करता हूं हमारे स्टूडेंट जो ऑनलाइन है इसका उत्तर दे। इसका उत्तर क्या देंगे? सर बी, चैनलाइजेशन। बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। संकेत को द्वितीय उत्पाद माना जाता है। साइंस आर कंसीडर्ड एज सेकेंडरी प्रोडक्ट ऑफ चैनलाइजेशन, यानी संकेत के उपरांत जो है वो क्या होता है। तो संकेत के उपरांत चैनल के माध्यम से संकेत प्राप्त होता है। तो यहाँ पर डी इसका बेस्ट आंसर है और सही उत्तर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 है कि कक्षा संप्रेषण में संबंधात्मक उपागम किससे प्राप्त होता है? The relational approach in classroom comes from, so ऑप्शन है ए है अंतरावैयक्तिक संप्रेषण, इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर बी है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर सी है संगठनात्मक संचार, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑप्शन नंबर डी है जनसंचार यानी मास कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपको समझना होगा, मैंने इससे पहले की वीडियो में आपको इन चारों प्रकार के कम्युनिकेशन के विषय में इंडेक्स में पहले बताया है। जब हम इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो वहां पर एक व्यक्ति द्वारा जनरली स्वयं से बात किया जाना, खुद से बात करना, अपने मन से, अपने आत्मा से बात करना, मन ही मन मनन करना, चिंतन करना, बड़बड़ाना, फिंगर ड्रमिंग करना, इस प्रकार के समस्त प्रक्रियाओं को इंट्रापर्सनल यानी अंतःवैयक्तिक संचार में रखा जाए। जब हम बात इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की करते हैं तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो है उसमें एक व्यक्ति द्वारा प्राय दूसरे से यानी किसी अन्य व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, या परोक्ष जैसे मोबाइल से बात किया जाना, इसमें भी क्या होगा, इसमें भी हम किसी मानव से संवाद करते हैं। तो while a person communicating to another person directly or indirectly to any human, it is said to be interpersonal communication, अंतरवैयक्तिक संचार। संचार के अगले प्रक्रम में हम जब जनसंचार की बात करते हैं तो जनसंचार यानी सभी के लिए ओपन कम्युनिकेशन, यानी जब हम सबके साथ कम्युनिकेशन करें और बिना किसी बैरियर के कम्युनिकेशन करें तो हम उसे जनसंचार के अंतर्गत रख सकते। जनसंचार के अंतर्गत रखना होगा, जिसमें टीवी के माध्यम से बात करना, रेडियो के माध्यम से बात करना, अखबार में किसी बात का प्रचार कराना, पंपलेट बांट देना, पोस्टर्स स्टिक कर देना, ये सब कुछ इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। एक
इसी से जुड़ा हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशनल यानी संगठनात्मक संचार। जब हम ऑर्गेनाइजेशनल या संगठनात्मक संचार की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य हो जाता है किसी संगठन के अंतर्गत किया गया संचार, संगठन के अंतर्गत संचार। जैसे क्लासरूम के कम्युनिकेशन को हम संगठनात्मक या ग्रुप कम्युनिकेशन के अंतर्गत रख सकते हैं। ये जनसंचार से भिन्न है। क्यों? क्योंकि जनसंचार में सभी को आने का न्योता है, किसी को बाधा या किसी को रेस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता, जबकि क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंतर्गत वही आ सकते हैं जिनको एडमिशन दिया गया है। इसी प्रकार से किसी सेमिनार में कोई कम्युनिकेशन हो रहा है तो सेमिनार में वही आ सकते हैं जिन्होंने पार्टिसिपेशन किया है या रजिस्ट्रेशन किया है। सिमिलरली किसी संगठन के अंतर्गत संचार, अगर हम किसी कंपनी में बोर्ड ऑफ मीटिंग के अंतर्गत कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो बोर्ड ऑफ मीटिंग यानी बोर्ड के लोग ही वहां कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपस में संवाद कर सकते हैं, उसमें कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आ सकता। इस प्रकार से जब हम संगठनात्मक संचार की बात करते हैं तो उसमें रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, उसमें सभी के लिए रास्ता ओपन नहीं, जबकि जनसंचार में सबके लिए ओपन रास्ता होता है। अब इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो कक्षागत संप्रेषण में संबंधात्मक उपागम किससे प्राप्त होता है? यहां पर अब कक्षागत संप्रेषण को देखें तो ग्रुप कम्युनिकेशन का उदाहरण है। ग्रुप कम्युनिकेशन एक भाग ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन का जरूर होता है, लेकिन क्वेश्चन यहां पर थोड़ा डिफरेंट करके पूछा गया है। द रिलेशनल अप्रोच इन क्लासरूम कम्युनिकेशन फ्रॉम, रिलेशनल अप्रोच पूछा है, यानी जो संबंध होता है वो कैसा होता है। बात को समझिएगा। अगर सिर्फ होता कि कक्षागत संप्रेषण किसका उदाहरण है तो यू मे गिव योर आंसर एज ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन, एज संगठनात्मक संचार और समूह संचार का उदाहरण। बट इट इज अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन। यहां पर दूसरे तरीके का क्वेश्चन है। यहां पर पूछा गया है कि कक्षागत संप्रेषण में संबंध उपागम यानी किस अप्रोच पर, संबंध किस संबंधात्मक अप्रोच पर कार्य होता है, तो वहां पर आमने सामने का संबंधात्मक अप्रोच का कार्य होता है। मतलब बात को समझिएगा, आमने सामने इंटरेक्ट करते हैं, स्टूडेंट और टीचर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो आमने सामने का जो संबंध है यानी डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट कम्युनिकेटिंग की ह्यूमन वाली बात आती है। ऐसे में इसका उत्तर हो जाता है बी, दैट इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। समझ में आया स्टूडेंट्स ये बात आपको? यस सर। तो मैंने आपको बेहतर रूप से समझाने का प्रयास किया, तो यहाँ पे आंसर होगा बी, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 एक बार फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन। तो 102 क्वेश्चन नंबर, कक्षागत संप्रेषण, संभाषण या संप्रेषण, यहाँ संभाषण का मतलब स्पीच है, डायलॉग देना यानी बोलना। कक्षागत संभाषण को क्या माना जाता है? क्लासरूम स्पीच इज कंसीडर्ड एज एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर अब देखना है कि क्लासरूम स्पीच यानी क्लासरूम लेक्चर क्या बोला जाएगा। तो क्लासरूम लेक्चर ऑप्शन ए है तकनीकी माध्यम, इट इज सेड टू बी अ टेक्निकल मीडियम। ऑप्शन बी गैर तकनीकी माध्यम, नॉन टेक्निकल मीडियम। ऑप्शन सी जन माध्यम, मास मीडियम। ऑप्शन डी असंगठित माध्यम, अनऑर्गेनाइज्ड मीडियम। अब स्टूडेंट्स ऐसे समय में जब आपके सामने थोड़ा बहुत डाउट बन के सामने है, यानी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगे कि विकल्प सभी सही, सभी आपको ठीक लगते हुए दिख रहा हो, ऐसी सब सिचुएशन में आप सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो वर्क करें वो ये करें कि सबसे पहले गलत नेगेटिव एस्पेक्ट्स को निकालना शुरू करें। जो नेगेटिव है, गलत है, उसको छांटिए। जब नेगेटिव चीजें बाहर होंगी तो जो सही है वो निकलने लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन में वापस लौटते हुए चर्चा करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सी नहीं हो सकता है क्योंकि जन माध्यम का उदाहरण क्लासरूम कम्युनिकेशन या क्लासरूम स्पीच नहीं होगा, क्योंकि क्लासरूम एक ग्रुप के अंतर्गत आता है, समूह संचार होता है और समूह के एक सदस्य बनना जरूरी है। तो जब भी व्यक्ति क्लास में कम्युनिकेशन करेगा तो उसमें वही लोग होंगे जिन्होंने एडमिशन करा है या रजिस्ट्रेशन कराया है।
सो जन संचार का जो सबसे बड़ा तत्व है वो है ये सबके लिए ओपन है. इट इज नॉट नेसेसरी टू बी रजिस्टर्ड और टेकन एडमिशन और हैव पेड सम efficient fees for joining it. So in that case mass medium इसका उदाहरण नहीं हो सकता. तो सी इसका आंसर नहीं होगा. अब अगर हम डी पर जाएं, असंगठित माध्यम, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि क्लासरूम किसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत या महाविद्यालय या विद्यालय के तत्वाधान में हो रहा होगा और ये महाविद्यालय एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होगा. असंगठित नहीं है, संगठित सेक्टर होगा, संगठित मीडियम होगा. इस दृष्टिकोण से डी भी इसका उत्तर नहीं होगा. अब आपके सामने विकल्प ए और विकल्प बी आ रहा है जिसमें ए तकनीकी माध्यम को व्यक्त करता है, बी गैर तकनीकी माध्यम यानी नॉन टेक्निकल मीडियम्स की बात करता है. तो देखिए जब हम तकनीकी माध्यम की बात करते हैं तो आज के आधुनिक कक्षाएं जिनके अंतर्गत स्पीचेस होते हैं वो भी इसके अंतर्गत रखा जा सकता है. तो अगर हम देखें तो तकनीकी माध्यम इसका गलत आंसर नहीं दिखता, यानी हो सकता है तकनीकों का प्रयोग आज हो रहा है, विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजीज का प्रयोग करके कम्युनिकेशन हो रहा है. फॉर एग्जांपल अभी मैं आपसे ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ. ऑनलाइन एक तकनीक है और तकनीक के माध्यम से आप हमारा इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से तकनीक के माध्यम से देख रहे हैं. तो क्लासरूम स्पीच यहाँ टेक्निकल मीडियम का प्रयोग जरूर करता हुआ दिख रहा है. अब अगर हम बी पे चलें तो गैर तकनीकी माध्यम, गैर तकनीकी माध्यम का जो तात्पर्य है वो एक प्रकार से ट्रेडिशनल क्लासरूम से निकल के आ रहा है. ट्रेडिशनल क्लासरूम में जनरली एक टीचर स्टूडेंट से क्लास लेता है और क्लास में बात करता है. लेकिन जब हम क्लास की बात करते हैं तो जनरली हमारे मस्तिष्क में एक बंद रूम की ही अवधारणा आती है जहां पर स्टूडेंट और टीचर आमने सामने इंटरैक्ट कर रहे होते हैं. इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आमने सामने का इंटरैक्शन पहले दिखाई देता है और आमने सामने के इंटरैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे सामने क्लासरूम टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर गैर तकनीकी माध्यम पहले प्रबल तर्क दिखाई देता है, यानी गैर तकनीकी माध्यम पहला प्रबल तर्क है. अब इसके बाद फिर आता है हमारे सामने टेक्निकल मीडियम. अब अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गैर तकनीकी मीडियम पहले आएगा क्योंकि क्लासरूम की जब परिभाषा की जाती है जनरली क्लासरूम, ट्रेडिशनली क्लासरूम वो क्लासरूम होता है जहां स्टूडेंट आमने सामने होंगे. तो यहाँ पर नॉन टेक्निकल मीडियम इसका ज्यादा परफेक्ट आंसर दिखाई देता है. फिर अगर ये ऑप्शन ना हो तब हम एक बार को सेकेंडरी ऑप्शन के रूप में टेक्निकल मीडियम को भी स्वीकार कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमें ये देखना होगा ज्यादा पॉजिटिव किसको माना जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा जो सपोज किया जाए, ज्यादा से ज्यादा जिसको अपनाने पे बल दिया जा रहा है वो कौन सा मीडियम है. तो ज्यादा से ज्यादा अपनाने पे दिया जा रहा है या मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ में या डेप्थ में ट्रेडिशन में जो चला आ रहा माध्यम में वो है नॉन टेक्नोलॉजिकल मीडियम. इसलिए हम पहली पसंद के रूप में यहाँ पर नॉन टेक्नोलॉजिकल मीडियम को ऑप्ट करेंगे और इग्नोर करेंगे, स्किप करेंगे टेक्निकल मीडियम. तो यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर होगा बी. क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको यहाँ पर? यस सर. ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 103 पर. एक कक्षा में संप्रेषण प्रभावी होता है यदि प्रतिभागी इन क्लासरूम कम्युनिकेशन बिकम्स इफेक्टिव व्हेन पार्टिसिपेंट्स आर. तो यहाँ पर एक प्रकार से क्लासरूम कम्युनिकेशन के इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के चैप्टर से क्वेश्चन आया है. और इफ यू हैव रिमेम्बर्ड मैंने आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन क्लासरूम पर एक पूरा डेप्थ चैप्टर पढ़ाया था. उसी से रिलेटेड यहाँ पर आपकी समझ के अकॉर्डिंग उत्तर आपको देना होगा. तो यहाँ पर क्वेश्चन है एक कक्षा में, मैं पुनः बोलूंगा, एक कक्षा में संप्रेषण प्रभावी होता है यदि प्रतिभागी, यानी अगर उसमें जो हमारे प्रतिभागी हैं, प्रतिभागी यानी कि जो लोग पार्टिसिपेंट्स हैं, तो यदि प्रतिभागी ऑप्शन नहीं, पॉइंट ए सक्रिय हो, तो प्रतिभागी एक्टिव हो,
तो प्रतिभागी एक्टिव हो, तो ये बात तो सही है कि प्रतिभागी एक्टिव होगा तो क्लासरूम कम्युनिकेशन बेहतर होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये सही प्रतीत होता है, गलत नहीं समझ में आ रहा है। तो जब पार्टिसिपेंट एक्टिव होंगे तो कम्युनिकेशन चाहे क्लासरूम में हो चाहे कम्युनिकेशन बाहर कहीं और हो, इफेक्टिव माना जाएगा। तो इन दैट केस सक्रिय हो यानी ए ऑप्शन ठीक होगा। चलिए बी को देखें, सहानुभूति परक हो, एम्पैथेटिक हो। सहानुभूति परक हो यानी यह समझ के कम्युनिकेट किया जाए कि सामने वाले व्यक्ति को बेहतर रूप से कम्युनिकेशन हो रहा हो, बेहतर रूप से वो समझ रहा हो। तो एम्पैथिक का यहाँ जो तात्पर्य निकल रहा है वो दूसरे की भावनाओं को समझते हुए कम्युनिकेट किया जाना निकल रहा है, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह तर्क सही है, गलत नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर हमें बी भी सही समझ में आ रहा है। सी कहता है विषम लिंगी हो, तो ये बात बहुत कमजोर एस्पेक्ट है। विषम लिंगी यानी कि दो अलग अलग लिंग यानी जेंडर से रिलेटेड लोग हो तभी कम्युनिकेशन बेहतर होगा। यानी जब एक मेल टीचर फीमेल्स को पढ़ाए या फीमेल टीचर्स मेल्स को पढ़ाए, तो ये हेटेरोफिलस जो भाव है ये बड़ा कमजोर भाव यहाँ पे दिख रहा है। In that point of view, this is not a perfect point. So C यहाँ perfect point नहीं है। तो स्टूडेंट्स अभी तक जो पॉइंट है ए और बी हमें सही लग रहा है, उस पॉइंट के हिसाब से विकल्प 1 और विकल्प 3 प्रभावी है। लेकिन अभी भी हमारा पूर्ण उत्तर नहीं हो रहा है क्योंकि विकल्प 1 विकल्प 3 में ए और बी दोनों दिया हुआ है। अब चलें डी को देखिए, समलिंगी हो, होमोफिल्स हो। अब होमोफिलस होना, होमोफिल्स का मतलब क्या होता है? इज अ टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल टू एसोसिएट and bond with similar others, as in the proverb, the birds of a feather flock together. The presence of homophily has been discovered in a vast array of network studies. More than 100 studies had observed homophily in some form or another, and they established a similarity in associated with connection. The categories on which homophily occurs, including age, gender, class, and organizational board. Students, इस पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा। समलिंगी का जो यहाँ भावना है वो होमोफिल्स से है। होमोफिल्स का जो तात्पर्य है वो समान वैचारिक दृष्टिकोण है, समान श्रेणी से। यहाँ पर यूजीसी नेट ने जब इस पेपर को बनाया तो इस पेपर में हिंदी में यहाँ समलिंगी वर्ड आया जिसका मतलब होता है होमोसेक्सुअल, जबकि इंग्लिश में होमोफिल्स डाल दिया। होमोफिलस होमोसेक्सुअल में डिफरेंस। होमोसेक्सुअल्स का मतलब हो गया एक सेक्स से रिलेटेड, और उस दृष्टिकोण से समलिंग यहाँ पर बनता है। लेकिन इंग्लिश में होमोफिलस है। होमोफिलस का मतलब होता है एक जैसी कैटेगरी से जुड़े होना, जो किसी एज के आधार पर हो सकता है, जेंडर लिंग के आधार पर भी हो सकता है, क्लास या वर्ग के आधार पर हो सकता है, या संगठन के आधार पर हो सकता है। पॉइंट को जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा विवादास्पद बन गया है। इस क्वेश्चन में हिंदी में समलिंगी वर्ड दिया है। समलिंगी का मतलब होता है होमोसेक्सुअल, और इंग्लिश में होमोफिलस दिया गया है। होमोफिलस का मतलब होता है एक ही श्रेणी से जुड़ा हुआ व्यक्ति। एक ही श्रेणी का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो सही बात है। शिक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो टीचर भी एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हो, स्टूडेंट भी एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हो, तो दोनों लोग एक ही श्रेणी से जुड़े होंगे। ये जरा परफेक्ट बात कह दिया, गलत बात तो नहीं कह रहा है, दोनों पॉजिटिव बातें हो रही है। लेकिन जब हम समलिंगी की बात करेंगे तो नेगेटिव बात हो जाएगी कि एक मेल को पढ़ाए, फीमेल को पढ़ाए, तो यहाँ पर ये कमजोर एस्पेक्ट हो जाएगा। अब बात आते हैं कि किस पर हम सही माने, इंग्लिश में सही माने या हिंदी में सही माने। तो ये बात आप हमेशा नोट कर लीजिए कि इंग्लिश के पॉइंट को सही माना जाएगा। ये एग्जामिनेशन में लिखा जाता है कि जब भी कॉपी जांची जाए या कभी भी क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो अगर आपको हिंदी में डाउट बने तो इंग्लिश का वर्जन जरूर देखें। अब यहाँ पे जरूर हिंदी मीडियम के बच्चों को जरूर लग रहा होगा कि साहब ये तो बड़ी अनावश्यक कारक है, लेकिन मजबूरी है क्योंकि कई बार हिंदी में गलत एस्पेक्ट्स हो भी जाते हैं या हिंदी में दूसरी भावनाएं निकलते हैं, विचारधारा निकलते हैं,
और इंग्लिश में उसी चीज का दूसरा मीनिंग निकलता है, लेकिन हमेशा इंग्लिश के वर्ड को सही मानना जाएगा। अब अगर हम इंग्लिश के वर्ड को यहाँ पर रखें तो होमोफिलस का क्या मतलब है? होमोफिलस का जो मतलब निकल के आ रहा है वो ये निकल के आ रहा है, एक ही वर्ग का व्यक्ति, एक ही समाज का व्यक्ति, एक ही समूह के व्यक्ति, एक ही श्रेणी के व्यक्ति, एक ही जेंडर के व्यक्ति, एक ही वर्ग समुदाय संगठन के व्यक्ति। अब एक ही श्रेणी के दृष्टिकोण से देखें तो शिक्षा के श्रेणी के व्यक्ति, इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये गलत पॉइंट नहीं है, क्योंकि टीचर और स्टूडेंट दोनों ही शिक्षा के श्रेणी के व्यक्ति बने हुए होते हैं, शिक्षा के श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, और इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ ये सही हो जा रहा है। तो पॉइंट को समझने का प्रयास कीजिएगा स्टूडेंट्स। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो होमोफिलस यहाँ सही अवधारणा है, डी एक सही अवधारणा है, ए एक सही अवधारणा है, बी एक सही अवधारणा है, और तीसरा यहाँ ए बी डी ऑप्शन बन रहा है। लेकिन उससे पहले हम अगर ई और एफ को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ई है मूक होना, साइलेंट होना। साइलेंट होकर कभी भी एक्टिव नहीं हुआ जा सकता, साइलेंट होकर क्लासरूम कम्युनिकेशन परफेक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि जब हम एक्टिवनेस की बात करते हैं तो क्लासरूम कम्युनिकेशन में टीचर का एक्टिव होना जरूरी है, और अगर टीचर साइलेंट हो जाएगा तो कम्युनिकेशन मूव होकर बेहतर तो हो ही नहीं सकता है, और अगर होगा भी तो वो इनएक्टिवनेस सा दिखाई देगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो साइलेंट यानी मूव होना गलत बात है। अब ई गलत है, सी गलत है, एफ को देखें तो सहज रूप से आत्मसात करते हो। अब सहज रूप से आत्मसात करते रहना, अनक्रिटिकल मतलब आप किसी चीज को जैसे मिले वैसे ही अपना लें, उस पर कोई, अब यहाँ पे फिर एक बार देखिएगा पॉइंट, फिर हिंदी में दूसरा मीनिंग निकल जा रहा है और इंग्लिश में दूसरा मीनिंग निकल जा रहा है। सहज रूप से आत्मसात करने का मतलब होगा जैसा है बस उसको स्वीकारते चले, विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, यानी किसी को उसको सही मानते हुए आगे बढ़ते चले, यानी कोई क्रिटिसिज्म ना करें, एज इट इज उसको स्वीकारें, सही है इसके साथ आगे बढ़े। लेकिन आप जरा सोचिए, अगर स्टूडेंट कोई क्रिटिसिज्म ना करे, क्रिटिसिज्म का क्या मतलब है? क्रिटिसिज्म का मतलब है गहराई से चिंतन करना। क्रिटिसिज्म का मतलब होता है कि किसी भी बात को गहराई से जानने का प्रयास करना। तो ये देखा जाए तो अनक्रिटिसिज्म या अनक्रिटिकल होना एक नेगेटिव एस्पेक्ट हो जाएगा, और इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव रूप से ये बात समझ में आ जाएगी कि अनक्रिटिकल होना नेगेटिव एस्पेक्ट है। अब फिलहाल ऑप्शंस में भी हम देखें, ई और एफ ऑप्शन बी और सी में जाता है, तो बी दूसरे और चौथे में तो हमें वैसे भी नहीं जाना है, और पहले और तीसरे में ई और एफ है भी नहीं। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बात फंसती है तो सी पर, तो विषमलिंगी हेटेरोफिलस बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाता है, और इस हिसाब से हमारा आंसर परफेक्ट रूप से तीसरा साबित हो जाता है। क्लियरली समझ में आया स्टूडेंट्स आपको ये पॉइंट? यस सर। स्टूडेंट्स में शीलू आप भी आ गए हो, ठीक है बेटा, आपको मेरी आवाज आ रही है? आर यू हियरिंग माय वॉइस? शीलू, हैव यू जॉइन्ड द क्लास बेटा? Okay, Shilu is not hearing my voice. Okay, come on, move to the other question number 104. We are going to question number 104. छात्रों की सूचना ग्रहण करने की युक्तियां होती हैं। The information seeking strategies of students are. अब यहाँ पर देखें तो दिसंबर 2018 का हेवी क्वेश्चन है, सेकेंड सेशन से आया। मैंने लगभग हर एक सेशन के क्वेश्चन को ट्रेस करने का प्रयास किया था। जैसे ही एग्जाम होता था वैसे ही मैं तुरंत इन बच्चों को जानकारी लेकर के उनके क्वेश्चंस को, उनके एडमिट कार्ड, उनके नंबर को ट्रेस कर लेता था, और जैसे ही रिजल्ट निकलने से पहले करेक्शन की लिस्ट जारी की जाती थी, एक बार कोई क्वेश्चन पेपर कुछ टाइम के लिए आता था तो मैंने उसी के माध्यम से तुरंत ही क्वेश्चंस को ट्रेस कर लिया, और आज मैं आपके सामने हर एक सेशन का क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन नंबर 104 को पुनः देखें तो क्वेश्चन नंबर 104 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 104 कह रहा है छात्रों की सूचना ग्रहण करने की युक्तियां होती हैं, यानी while the information seeking strategies of the students are, यानी जब क्लासरूम कम्युनिकेशन जनरली होगा तभी छात्र वहां होंगे। छात्र किस माध्यम से, कौन से टेक्नोलॉजीज हैं, कौन सी ज्यादा स्ट्रेटेजीज हैं जिनके माध्यम से स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करते हैं, इंफॉर्मेशन लेते हैं। सो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें, ए है, पॉइंट्स को देखें, ए पॉइंट कहता है निर्जीतत्व उन्मुख, निर्जीतत्व उन्मुख, एंट्रोपी ओरिएंटेड। तो निर्जीतत्व
निर्जीव हो जाएंगे, यानी कि बिल्कुल निर्जीव हो जाए, डेड हो जाए, तो डेड पॉइंट कैसे कोई चीज ग्रहण कर सकता है? एक्टिवनेस होना चाहिए, और ये अनएक्टिवनेस की बात कर रहा है, तो ए एकदम गलत पॉइंट है, और ए अगर एकदम गलत है तो पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन यही गलत हो जाता है। आइए अब बी पे चलते हैं। प्रत्यक्ष, ओवर्ट, बहुत सही पॉजिटिव पॉइंट कह रहा है, प्रत्यक्ष रूप से। तो जाहिर सी बात है, स्टूडेंट सूचना को तभी ग्रहण कर सकता है जब उसका परसेप्शन एकदम टॉपिकल होगा, चिंतन टॉपिकल कर रहा होगा, डेप्थ में वो टॉपिक पर विचार करना होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये परफेक्ट पॉइंट है, प्रत्यक्ष होना। सी कह रहा है अकार्यात्मक, नॉन फंक्शनल रूप से। अब नॉन फंक्शनल होकर कैसे फंक्शनेटिव कार्य किया जाएगा? आप ही इस बात को जरा सोचें कि अगर कोई स्टूडेंट नॉन फंक्शन होगा, डिसफंक्शन होगा, तो कैसे वो कम्युनिकेशन को पॉजिटिवली ग्रहण कर सकता है, कैसे इंफॉर्मेशन को स्ट्रॉन्गफुली ले सकता है? तो ये कोई स्ट्रेटेजी नहीं हुई, ये गलत पॉइंट हो गया, सी सही नहीं है। अब यहाँ पे बी एकदम ठीक दिख रहा है। आगे चलते हैं। डी कहता है अप्रत्यक्ष रूप से। अब यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से तो सही है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से भी सही माना जा सकता है, क्योंकि कम्युनिकेशन प्रत्यक्ष आमने सामने और अप्रत्यक्ष आमने सामने ना भी हो तो भी हो सकता है, क्योंकि भले ही देखा जाए तो यहाँ पर यह थोड़ा कमजोर एस्पेक्ट दिखाई देता है, लेकिन हम इसे थोड़ी देर के लिए असाइड करके अगर अन्य पार्ट को पढ़ें, क्योंकि डी आप देख रहे हैं पहले और तीसरे दोनों ही ऑप्शन में है, और उत्तर हमें पहले और तीसरे में मिलना है, तो यहाँ पे डी को हम थोड़ी देर असाइड कर लें, और सॉरी दूसरे और तीसरे में अगर हम चले, हाँ, तो डी दूसरे और तीसरे में नहीं है, लेकिन तीसरे को हम एक बार को हम डी को असाइड करके जरा ई पर विचार करें, क्योंकि ई दोनों में कॉमन रखा गया है। तो छात्रों की सूचना ग्रहण करने की युक्तियां होती हैं तृतीय पक्ष से, तृतीय पक्ष यानी थर्ड पार्टी द्वारा। तो थर्ड पार्टी द्वारा, अब कंफ्यूजियस पॉइंट है यहाँ पे, थर्ड पार्टी का मतलब कौन है? थर्ड पार्टी का मतलब होगा, थर्ड पार्टी का मतलब होगा एक प्रकार से देखें तो कोई बाहरी पक्ष। अब ये बात तो बहुत ही कमजोर एस्पेक्ट के साथ लिख दिया, जबकि इसको दूसरे और तीसरे के अंतर्गत रखा गया है। इस बार अगर हम इसको भी इग्नोर करते हुए एफ पे चले, परीक्षण, टेस्टिंग, तो टेस्टिंग एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो कि होना चाहिए। अब मैं आपको एक बार पुनः कहना चाहूंगा, क्वेश्चन ऐसा है जहां पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव से नेगेटिव वाली अवधारणा को पुनः प्रयोग करना पड़ेगा। जब क्वेश्चन इस प्रकार के कंफ्यूजन आ जाए, जब आपको विकल्प सभी सही लग रहे हो, तो मैंने आपको एक रास्ता बताया है, वो है सकार से सकार, नकार से नकार। अब यहाँ पे एक ही काम करना होगा कि जो ज्यादा गलत है उनको आउट करने की प्रक्रिया में लग जाए, और जो ज्यादा सही है, सटीक है, उनको देने की प्रक्रिया में लग जाए। तो अगर हम क्वेश्चन को वापस लौटे और देखें, तो पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, अभी मैंने आपको बताया पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन, ये पहला ऑप्शन और सॉरी चौथा ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन जो है ये गलत है। ए चूंकि इन दोनों में है, इसे निर्जित्व नहीं होगा, तो चौथा और पहला गलत हो गया। अब दूसरा और तीसरा ऑप्शन को देखें, बी और एफ कॉमन है और ई भी कॉमन है, बी ई एफ तीनों कॉमन है। अब यहाँ पर देखें तो बी ई एफ को मानना ही पड़ेगा। अब बी यू आर एफ पर हमको चर्चा नहीं करना है, क्योंकि बी ई एफ सही माना गया है आयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब डी और सी में केवल हमें चर्चा करना है। अब ये समझ सकते हैं कि हमारी मजबूरी है कि हमें थोड़ा सा कंफ्यूजियस क्वेश्चन है, लेकिन उस पर चर्चा करना पड़ रहा है। कारण ये है कि क्वेश्चन कई बार बनाते समय जो पॉइंट्स रखते हैं, ऑप्शंस रखते हैं, उनमें कई बार वो गलत ऑप्शन बना जाते हैं, और इसमें सारे पॉइंट्स सही नहीं है, लेकिन ऑप्शन के दृष्टिकोण से अब इसको सॉल्व करना हमारी मजबूरी है। आया हुआ क्वेश्चन है और हम इसको ऑप्शन के पॉइंट ऑफ से देखें, तो सी और डी को अगर हम देखें अप्रकार्यात्मक, तो अप्रकार्यात्मक कभी नहीं। अब आप सोचिए, अप्रकार्यात्मक कभी नहीं होगा, और जब अप्रकार्यात्मक कभी नहीं होगा तो सी नहीं होगा। बात को समझ रहे ना, सी नहीं होगा, और जब सी नहीं होगा तो हमारा आंसर स्पष्ट रूप से यहां पर तीसरा हो जाएगा, जिसके अंतर्गत हमारा आंसर बी डी
एफ होगा। क्या होगा? बी डी एफ। क्लियर बात को समझ में आई आपको स्टूडेंट्स? बी डी ई एफ। क्लियर? इस पॉइंट को आप समझ रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा गलत सा बन रहा हुआ है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इसमें जो पॉइंट है वो कुछ गलत हुएगा। अब पॉइंट्स के अकॉर्डिंग देखते हुए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जज करना पड़ेगा। ऑप्शन से हमने जज किया, दूसरा और तीसरा ऑप्शन पे हम पहुंचे। पहला और चौथा ऑप्शन में ए होने की वजह से ए एकदम गलत है। मैंने आपको नकार से नकार वाले अवधारणा को प्रयोग करने की बल दिया और मैंने आपको कहा कि आप 6 पॉइंट भी ये देखिए जो सबसे ज्यादा गलत है, जो सबसे ज्यादा गलत वर्ड है वो है निर्जीव तत्व और अकार्यात्मक, ए और सी जिसमें ना हो। अब ए और सी किसमें नहीं है बताइए? ए और सी किसमें नहीं है? थर्ड ऑप्शन में। थर्ड ऑप्शन में 2 और थर्ड में। थर्ड में। तो अब ये मैंने आपको एक रास्ता बताया, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या हल निकालेंगे। सबसे गलत कौन सा था? ए था और सी था। हमने ए सी को ट्रेस करने का प्रयास किया, ए और सी को हमने पुट कर दिया, थर्ड में देखा, थर्ड में हमने जज करा, थर्ड में हमने पॉइंट को निकाला कि जो थर्ड ऑप्शन है वो सही बात कह रहा है और ए सी इसमें नहीं रखा जाएगा, और इस तरह से आंसर थर्ड हो गया। क्लियर? समझ में आ गया आपको? यस सर। बात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 की अब चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन ये भी आपका दिसंबर 2012 से क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिए। एक कक्षा में प्रत्ययकारी संप्रेषण का उद्देश्य लोगों को एक विशेष प्रकार का या की स्वीकार करना होता है। इंग्लिश में पढ़ूंगा। Persuasive communication in a classroom intends to make pupil accept a particular। अब यहां पर एक बीच में रिक्त स्थान छोड़ा गया है, उसको भरना है। तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, इसको जरा सा मैं इन डेप्थ समझाने का प्रयास करूंगा। एक कक्षा में प्रत्ययकारी संप्रेषण, प्रत्ययकारी का मतलब होता है कॉन्सेप्चुअल। परसुएसिव, परसुएसिव मतलब आपको बहुत अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया जाए। परस्यूड करना यानी आपको राजी करना, आपको बेहतर रूप से समझाने का जो हम प्रयास करते हैं, दूसरे परस्यूडिंग एफर्ट है। ठीक है, परस्यूडिंग एफर्ट का मतलब हो गया आपको बेहतर रूप से समझ में आए, आपकी क्लियरेंस अच्छी हो, आपकी जो क्लियरिटी है, क्लियरिटी को बढ़ाने आप, तो क्लियरिटी को बढ़ाने के पॉइंट वाला कम्युनिकेशन, बात समझ में आए? क्लियरिटी को बढ़ाने के दृष्टिकोण से किया गया संचार। चलिए क्वेश्चन पे चले। तो अब समझ में आ गया होगा, प्रत्ययकारी यानी कॉन्सेप्चुअल यानी परस्यूएसिव यानी क्लैरिटी युक्त यानी बहुत बेहतर रूप से समझ में आने वाला संप्रेषण का उद्देश्य लोगों को एक विशेष प्रकार का स्वीकार कराना होता है। लोगों को एक विशेष प्रकार का, ऑप्शन ए भरे अगर हम यहाँ, शाब्दिक ध्वनि स्वीकार कराना होता है। तो बहुत संकीर्ण बात हो गई। शाब्दिक ध्वनि, पहली बात तो ध्वनि यानी नॉइस, तो नॉइस तो स्वीकार कराना होगा नहीं, गलत हो गया। बी है शाब्दिक कर्तव्य, शब्दों की जादूगरी दिखाना। तो शब्दों की जादूगरी नहीं दिखाना होता है, बल्कि सही बात को समझाना होता है, बेहतर रूप से एक स्थिति पे पहुंचना होता है। सी ऑप्शन को बने यहाँ पर, एक विशेष प्रकार का या की अवस्था स्वीकार कराना होता है, एक विशेष प्रकार के स्तर पर पहुंचना होता है, एक विशेष प्रकार की सोच पर पहुंचाना होता है। अवस्था मतलब एक लेवल पे पहुंचाना, एक अवधारणा को क्लियर करने की दृष्टिकोण से उस अवधारणा के चरम बिंदु तक पहुंचा देना होता है। बहुत ही पॉजिटिव बात सी में निकल के आ रहा है, क्योंकि हम अवधारणा के चरम बिंदु तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, हम अवधारणा के पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, अवधारणा के चरम बिंदु पर पहुंचने की बात कर रहे हैं। यानी पॉजिटिव एस्पेक्ट, चरम बिंदु पर पहुंचना, यहाँ पर अवस्था की बात को सही समझ में आता हुआ दिख रहा है।
डी को भी पढ़ लें। एक विशेष प्रकार का या की आत्मविस्मृति स्वीकार करना, डिसओरिएंटेशन, विस्मृति यानी भूल जाना, तो ये तो गलत पॉइंट बन रहा है, अपने आप को भुला देने के दृष्टिकोण से, तो ये नेगेटिव पॉइंट। ए बी डी नेगेटिव है और सी सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, तो यहाँ पर स्पष्ट जो आंसर होगा वो होगा, बताइए क्या होगा? सर सी। बिल्कुल सही है, यहाँ पर आंसर होगा अवस्था पे पहुंचना, यानी सी। क्लियर? चलो, समझ में आ गया क्वेश्चन आपको? यस सर। वेरी गुड। नाउ वी विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 106। 106 नंबर पे चलेंगे। कक्षा में प्रभावी संप्रेषण से क्या उपलब्धि होती है? अब एक बार फिर इफेक्टिव क्लासरूम इन कम्युनिकेशन से प्रश्न किया जा रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे कई बार प्रश्न पूछा गया। अगर हम देखें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर लगातार कई सालों से प्रश्न किया जा रहा है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे हम समझते हैं कि सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा जाता है। अगर हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमने यहाँ पर 160 क्वेश्चन चूज किए, उनमें हमने देखा कि 160 क्वेश्चन में इफेक्टिव कम्युनिकेशन पे सर्वाधिक प्रश्न आए हैं। अतः ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हो जाता है। फिलहाल यहाँ पे यही समझना है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्लासरूम में क्या उपलब्धि कराती है, क्या प्राप्त कराता है। तो ऑप्शन ए है समस्या समाधान पॉइंट ए है समस्या समाधान रणनीति को बनाता है, तो समस्या समाधान की रणनीति बनती है। तो यह बात सही है कि समस्या समाधान की रणनीति बनती है, और ये गलत नहीं होगा, ये सही होगा। तो ए ठीक है, ए गलत नहीं। अगर हम बी पे चलें तो गहन ज्ञान को की उपलब्धि कराता है, तो ये बात भी ठीक है कि अगर कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगा तो नॉलेज बड़े डेप्थ के साथ आएगा, तो ये भी गलत नहीं है। सी है विस्तृत ज्ञान को बढ़ाता है, यानी एक्सटेंसिव नॉलेज को लाता है, ये बात भी सही है। जो हमारा नॉलेज है बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, हमारा नॉलेज बहुत बेहतर रूप से आता है। तीनों बातें ए बी और सी सही दिख रही है। ए बी सी में हमें कोई गलत ऑप्शन नहीं दिखा, पॉइंट नहीं दिखा। ए और बी सी सही है, और पहले वाले ऑप्शन में ये उत्तर जा रहा है। जरा डी और ई को भी पढ़ ले। डी कहता है अनियंत्रित चर्चाएं, अनकंट्रोल्ड डिस्कोर्सेस, बिल्कुल गलत कह रहे हैं, अनकंट्रोल्ड डिस्कोर्सेस, चर्चाएं अनियंत्रित हो जाती हैं। तो प्रभावी संप्रेषण में चर्चाएं अनियंत्रित नहीं होंगी, प्रभावी संप्रेषण में चर्चाएं नियंत्रित होंगी और वो प्रभावी होगा। तो प्रभावी जो संप्रेषण है उसमें चर्चाएं अनावश्यक नहीं होती, डी गलत है। ई कह रहा है लंबवत संप्रेषण, यानी एक सीधी रेखा में चल रहा संप्रेषण, यानी एक ही बात को गहराई से खींचने वाला संप्रेषण, ये थोड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू चला जाता है। और वैसे भी जब हमें ए बी सी ज्यादा पॉजिटिव ऑप्शन मिल ही गए हैं तो फिर हम क्यों चलें और किसी नेगेटिव ऑप्शन की ओर बढ़ने के लिए। इसलिए स्पष्ट यहाँ पर जो आंसर है वो ए बी सी है और आंसर विकल्प है पहला। क्लियर? समझे? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए अब हम लोग इस वीडियो में इतना ही आज डिस्कस करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहूंगा। जल्दी हम आगे कम्युनिकेशन के नए क्वेश्चन डिस्कशन की, ईयरली क्वेश्चन डिस्कशन के नए वीडियो को साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपसे नमस्कार और धन्यवाद। तो समझ में आया? कुछ ही क्वेश्चन डिस्कस किया लेकिन बहुत बेहतर रूप से डिस्कस किया। यस सर। यस सर। समझ में आना जरूरी है, चीजें अच्छे से आ जाए। एक बार आ जाएगा तो कोई रोक नहीं सकेगा, है कि नहीं? यस सर। यस सर। तो यहीं रोकते हैं, फिर कल आगे बढ़ेंगे हम लोग। हाँ, ओके ओके सर। ओके ओके सर। अरे कहाँ हो? आवाज आ रहा है बेटा? शीलो, ये लिंक करके सो गई क्या? सर वॉइस नहीं क्लियर आ रहा है।
सामने आओ तो नहीं हो कोई और है। चलो लगता है कि अब नेटवर्क की इश्यू होगा। ठीक है चलते हैं। अच्छा हाँ, फिर कल मिलते हैं सब लोगों से। आप सब लोग आइएगा, क्लास में अच्छा लगता है जब बच्चे नमस्ते सर। ठीक है, और ईश्वर करे कि ठीक है सर। ओके। Yes, sir. नमस्कार। Namaste, sir.